आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आज़ाद आईएएस एकेडमी परिवार में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आईएएस एग्ज़ाम 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे नए बदलाव हुए हैं। इस सेशन में आप सभी जितने भी महत्वपूर्ण नए बदलाव हैं सभी को इत्मीनान से एक एक करके देखेंगे। मैं पूरा नोटिफिकेशन का जितना भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है सारा यहाँ पर डिस्कस करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आराम से इत्मीनान से इस पूरे सेशन को देखिए। देखिए, फॉर्म भरने से पहले ये बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें समझना, क्योंकि कई सारे नए रूल आए हैं। एक तो फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर के जो नया रूल है ना, और नहीं तो फ़ोटो भी रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, उसे भी आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अभी जो नए बदलाव हुए हैं खासकर जो सेवा में हैं, सर्विसेज में हैं, तो ऑलरेडी उनके लिए जो है कई सारे बदलाव हुए हैं पात्रता और चयन प्रक्रिया को लेकर के। इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप सभी की आयु सीमा में को लेकर के एक हमेशा क्वेश्चन रहता है आप सभी का, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेकर के, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को लेकर के, इन सभी बिंदुओं पर मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ जितना ज़रूरी है आपके लिए। और फोटोग्राफ के जो नियम हैं और जो हम बात कर रहे हैं परमानेंट आईडी की, यूआरएन की, है ना, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर की बात है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम की जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं यहाँ से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। और मैं आप सभी के लिए बहुत युद्ध स्तर पे मतलब आपकी तैयारी अभी कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे जीएस के साथ जोड़ करके, जो आईएएस का लेटेस्ट पैटर्न है उसी के आधार पे। और मैपिंग वाले जितने भी सेगमेंट हैं वो हम कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन दोनों को हम कवर करने वाले हैं। आप सारी क्लासेस आपकी जो हमारा प्रशासक बैच है और आज़ाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, बस इन दो के साथ आपको बड़े जुड़े रहना है। प्रशासक बैच में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, प्रीलिम्स का जितना भी सिलेबस है सारा कुछ कंप्लीट कराया जा चुका है। बस करंट ओरिएंटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैथ बेस्ड क्लासेस सब कुछ मैं एग्ज़ाम के लेवल पर, और साथ में पीवाईक्यू, है ना, यूपीएससी में हमें पीवाईक्यू भी एक बार देख के जाने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ, तो पीवाईक्यू पे भी हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं हम लोग, कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट हैं जो आप लोगों को जानना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला आपको फॉर्म भरने का, थोड़ा सा नोटिफिकेशन लेट है प्रशासनिक कारणों से, और इतने सारे बदलाव थे। 160 पेज का नोटिफिकेशन है ये, और मैं कहता हूँ कि एक बार आप पढ़िएगा ज़रूर। 4 फरवरी को आप सभी का ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, डिले नहीं करना है। 24 फरवरी को टाइमिंग है 6 बजे शाम को, ठीक है, विंडो क्लोज हो जाएगी। तो 24 फरवरी भी मान के मत चलिए, आप ओवरऑल 23 फरवरी तक मान के चलिए कि आपको काम करना है, क्योंकि इस दिन रस बहुत होगा। और समय रहते फॉर्म भर लेंगे तो मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर सेंटर मिलते नहीं है ना। तो सबसे पहला काम करना है आपको, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी तैयारी के लिए। यदि आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं, 2026 में आपका एग्ज़ाम है तो देना ही देना है, पढ़ना ही पढ़ना है हर हालत में। 2027 वालों से, 28 वालों से भी आग्रह है कि आप लोग भी डॉक्यूमेंट को देखिए, ठीक है। अब चलिए एक बार थोड़ा सा एक एक करके चीज़ों को क्लियर करते चलते हैं। तो डेट मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, 24 तारीख एक डेट है आपकी शाम को 6 बजे। एग्ज़ाम की डेट 24 मई है, ठीक है, ये पहले से ही कैलेंडर में था। एक हम स्ट्रेटजी सेशन लाएंगे कि कैसे अब हमारी रणनीति होनी चाहिए, है ना, पूरी स्ट्रेटजी को लेकर डिस्कस करेंगे। और मेंस को लेकर के, जो मेंस है आपका वो है, बहुत टाइम इसमें भी नहीं दिया गया इस बार, अगस्त 2026 में, है ना। ये 3 डेटें हैं आपकी, तो ओवरऑल हमें इस डेट को भी इम्पोर्टेंट रखना है। 24 मई ओरिएंटेड तो रहना ही है, 21 अगस्त ओरिएंटेड भी होकर चलना है, ताकि हमारा मेंस भी कवर होता रहे। ऐसा ना रहे कि मेंस अभी जो हमारी प्रिपरेशन है ना, ये मान के चलिए पूरा मार्च तक आपको मेंस लेके चलना है, फिर अप्रैल और पूरा मई, है ना, ये कंप्लीट प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहना है। और मतलब प्री के साथ, अभी जो प्री के साथ मेंस भी पढ़ना है, ऐसा नहीं करना, हमें सिलेबस पे काम करना है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स में, सी सेट शुरू नहीं किया तो शुरू कर दीजिए, ठीक है, अलार्मिंग है, अब तो लेट मत करिएगा, ठीक है ना। तो उन सब पे हम अलग से बात करेंगे स्ट्रेटजी सेशन पे। 3 डेटें आपकी मैंने बता दी। नंबर ऑफ वैकेंसी, एक पॉइंट ये निकल के आता है, पूरा ब्रेकअप दिया गया है, मैं भी दिखा दूंगा। 933 पोस्ट हैं इस बार, ठीक है। 2024 में लगभग 1100 प्लस थी, 2025 में 979 पोस्ट थी। ओवरऑल ठीक है, अप्रॉक्स मतलब ये इतना ही पोस्ट आपका रहता है, अच्छी खासी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पद आपके मतलब पिछली बारों से देखें तो थोड़ा सा कम पद हैं,
जो पिछली तुलना 24 और 25 को देखें तो, बट ओवरऑल ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब जो सबसे पहली चीज़ है, जो नए चेंजेस हुए हैं, खासकर जो कैंडिडेट ऑलरेडी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, सर्विसेज में हैं, उनके लिए सेवा में रहते हुए परीक्षा देने में कुछ नए चेंजेस किए गए, नई पाबंदियां लगाई गई हैं। और उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि चयन प्रक्रिया के दौरान देखो, जो आईएएस और आईएफएस हैं, जो ऑलरेडी आईएएस बन चुके हैं, आईएफएस बन चुके हैं, वो दोबारा एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते, है ना, उनके लिए कुछ भी, ठीक है, अगेन दोबारा नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आईपीएस बन गए, मान लीजिए आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं आईएएस में या आईएफएस में, जो भी पोस्ट हैं, तो अगेन वो दोबारा यदि एग्ज़ाम देंगे तो दोबारा वो आईपीएस नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। मतलब आप सोचिए, बहुत एक, क्योंकि ये चैलेंजेस सब कुछ आफ्टर सिलेक्शन आते हैं, आयोग भी इनको फेस कर रहा है और एकेडमिक भी हो रहा है। अब इसमें ये सकारात्मक भी हैं और कुछ हद तक जो है एक तरीके से एक क्रिएटिव रिफॉर्म के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। जो नए चेंज आए हैं उनमें थोड़ा सा बात करते हैं। एक तो फ़ोटो रूल्स को लेकर के और भी बात करेंगे। जो बच्चे मतलब ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहे हैं, रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो एक बार मौका उनको दिया जाएगा, और यदि अतिरिक्त अवसर चाहिए तो फिर उनको जॉब से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो आ सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो आयोग इसमें सख्त हुआ है, इस पर बात करेंगे अभी। बट यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जो चयनित अधिकारी है ना, अपनी सेवा में रैंक सुधारने का एक ही बार, मतलब एक सिंगल अटेम्प्ट कर दिया गया है, जिसका सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी में, अब उसको एक ही अवसर मिलेगा, ठीक है। बाकी सबके लिए अटेम्प्ट वही है, पुराने जो थे। अभी मैं अटेम्प्ट पे बात इसलिए कर दूंगा आपके लिए। तो नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, रिजर्वेशन वाले बहुत ध्यान दें, जिनको रिजर्वेशन अपना जो है ना अवेल करना है ना, उनको ध्यान रखना है, आपके डॉक्यूमेंट बहुत सही होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरा पैरामीटर्स है, जो लिस्ट है, सब नाम, आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके होने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ओटीआर का ही हिस्सा है आपका ये एक मतलब एक परमानेंट आईडी है आपकी, और इसमें आपका मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन आपकी सारी सही रखना आपको। ये आयोग ने इसलिए बनवाया है ताकि बार बार दोहराए ना, जितने भी अदर एग्ज़ाम भी आप दें तो एक ही आपका जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आयोग के सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएं, कवर हो जाएं, ठीक है। तो एक तो आपका ये है, ठीक है, ये ओटीआर का ही एक हिस्सा है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसमें मूल जानकारी आपकी बेसिक जानकारी रहती है। जब आप एक बार ओटीआर बना लेते हैं तभी आपका जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो और इसमें गलतियां मत करिएगा, ये यदि आपने जनरेट नहीं किया तो इसको जनरेट कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको आयोग के इसी नोटिफिकेशन में दी गई हैं। फ़ोटो में कुछ नए चेंजेस आए हैं। पहली बात तो फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए आपको। एक चीज़ समझ लीजिए, आवेदन करने से 10 दिन पुराना फ़ोटो भी नहीं होना चाहिए। जो आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे अब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप नया फ़ोटो ही खिंचवाइए। फ़ोटो में आपका पूरा नाम होना चाहिए और फ़ोटो खिंचवाने की डेट भी मेंशन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में आपका चेहरा लगभग 75% चेहरा ही होना चाहिए फ़ोटो में। कई बार क्या होता है ना, अभी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसमें जो है हम मतलब हमारा पूरी बॉडी का आधा हिस्सा जो होता है वो ऊपर का, तो अब 75% आपका चेहरा होना चाहिए, ठीक है। इसको लेकर के आयोग ने बाकायदा यहाँ पे ये दिया है ना, ये वेबसाइट दिया है, यहाँ पे पूरे रूल्स और आयोग ने बाकायदा दिखाया भी है। तो आप एक बार वेबसाइट में जा करके, मैं भी आपको दिखा दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आयोग ने बकाया दिखाया कि कितना आपका मतलब चेहरा का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, आपका विजिबल होना चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए, वो फोटो बहुत ज़रूरी है। मतलब चेहरा कवरेज में 75% का रूल है आपका, ये ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड सादा प्लेन वाइट होना चाहिए। और प्री मेंस इंटरव्यू में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी चश्मा पहन लिया, कभी दाढ़ी बढ़ा ली, वो नहीं होना चाहिए। सब दिखावट एक जैसी आपकी होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इस बार लाइव फोटो कैप्चर का भी एक आयोग ने सेगमेंट डेवलप किया है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अभी वर्तमान में कैसे दिख रहे हैं उसके लिए लाइव फोटो कैप्चर भी आपका करवाया जाएगा। तो मतलब एक आपकी स्कैन फोटोग्राफ तो रहेगी ही, साथ में आपकी लाइव फोटोग्राफ भी रहेगी। दोनों चीज़ें आयोग ने ऐड कर दिया है। सिग्नेचर में भी जो चेंजेस किए गए हैं, सिग्नेचर आपका 3 सिग्नेचर आपसे अब अपलोड कराए जाएंगे, सिग्नेचर 3 बार, ठीक है। तो प्लेन वाइट पेपर पे आप ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। इसके भी इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं सब आयोग ने अपनी वेबसाइट में दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो आपको ये जानना है, ठीक है।
और आपके डॉक्यूमेंट अपने सब सही सही रखिएगा, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट आईडी ये सब मतलब, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लास्ट में आप फंसेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हस्ताक्षर के लिए आयोग ने स्पष्ट में ब्लैक इंक शब्द यूज किया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। काले पेन से ही आपको सफ़ेद कागज़ में हस्ताक्षर करना है ना। हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है। और आयोग एक चीज़ और स्पष्ट है, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, पूरे हस्ताक्षर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो जो तरीका है वो आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद ये कुछ बेसिक चेंजेस थे। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपके एक जनरल क्वेश्चन रहते हैं, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जितने भी बच्चे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि एग्जैक्टली एज लिमिट को लेकर के क्या है। एज लिमिट पहले बात कर लेते हैं, फिर अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। एज आपकी देखिए जनरल जितनी थी वही है, 21 साल से लेकर के 32 साल। अब यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर लेते हैं जनरल के लिए। आयोग 1 अगस्त से चीज़ों को काउंट करता है, 1 अगस्त से, यानी कि जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी मतलब मैं एक जनरल यहाँ पे जो आयोग का पैरामीटर है 2026 के लिए 2 अगस्त 1994 से लेकर, यदि आपका डीओबी 2 अगस्त 1994 में हुआ है से लेकर 1 अगस्त 2005 तक का जो आपका है, यदि आप जनरल से हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। 1 अगस्त से आपकी डेट काउंट होती है, इसमें हेरा फेरी मत करिएगा, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होना, रिजेक्ट होना है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 32+3 यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो SC ST हैं उनके लिए 32+5 है, 5 साल की छूट है तो 37 साल, यहाँ पे 35 साल हो गई। ओबीसी के लिए यहाँ पे 37 साल हो गई। ठीक है। और जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं 10 साल का एज रिलैक्सेशन है उनका, तो 32+10 कर देते हैं, टोटल 42 साल हो गई यहाँ पे। ठीक है ना। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सेवा की अवधि और श्रेणी के आधार पे 5 वर्ष की छूट मिलती है। डिफेंस पर्सनल यदि विकलांगता की स्थिति है तो 3 वर्ष की छूट उनको रहती है। तो एज का क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अटैम्प्ट की। जनरल वालों के 6 अटैम्प्ट है। ठीक है। ओबीसी के 9 अटैम्प्ट है और SC ST के जब तक एज खत्म नहीं हो जाती उतने असीमित प्रयास हैं, यानी 37 साल तक, 21 से 37 तक दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्पष्ट है। तो ये एज और इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं सिलेबस में कोई मेजर चेंज आया है क्या? नहीं आया, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वैसा ही है ना। प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। यहाँ पे देखिए एक बार थोड़ा सा ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी का जिक्र यहाँ पे किया गया है आपका। ठीक है। और ब्रेकअप भी दिया गया है वैकेंसीज़ का। इस पे अलग से भी हम जो भी आपके डाउट होंगे, यदि कोई भी डाउट होता है तो मैं अलग से डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है। एक बार मैं आपको सिलेबस का पैटर्न बताता हूँ। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में आप सभी जानते हैं जीएस और सीसेट है। तो जीएस 200 मार्क्स, आपकी जो कैटेगरी जो आपकी मतलब जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है जीएस का ही वेटेज है। आपका सी सेट क्वालिफाइंग नेचर है, 33% मार्क्स हैं, बट सी सेट बहुत टफ हो गया है। सी सेट को आपको हल्के में नहीं लेना है ना। और ये आपका पूरा एग्जामिनेशन प्लान है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेंस रिटन है, और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आपका अलग से, इसके बाद इंटरव्यू है आपका। ठीक है ना। तो मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स आपके जुड़ते हैं, तो यहाँ पे पूरे मार्क्स वगैरह दिए गए हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं ना, ये जानते ही हैं आप, सब जनरल चीज़ें हैं। तो 200 जीएस के और सी शेड आपका 33% क्वालिफाइंग है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। एज में मतलब आपको शैक्षणिक योग्यता में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अंतिम वर्ष में है, तो जब आपका मेंस का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वहाँ पे प्रमाण पत्र, आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। आयोग बहुत सख्त हो चुका है, चाहे वो रिजर्वेशन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट हो, चाहे जिससे भी जुड़े। बाकी देखो अब मैं विस्तार से आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। एक तो PYQ सीरीज चालू करेंगे हम लोग, ठीक है, और साथ में हम जो है एक करंट अफेयर्स में जो जीएस के साथ जोड़ करके करंट अफेयर्स है, और दूसरा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन।
ठीक है, और सी सेट की क्लासेस, ये सब कुछ मैं आईएएस के लिए आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और जो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे हमारा प्रशासक बैच है वहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी भी सिलेबस अधूरा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो इसके लिए आप प्रशासक बैच का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे मैंने विस्तार से आपको पढ़ा रखा है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में प्रीलिम्स की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये है मेंस एग्ज़ाम का पूरा, देखो 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं 300 मार्क्स के आपके। इसके बाद 250 मार्क्स के 4, एक तो आपका एसे का पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जुड़ते। ठीक है, और आपके जो है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं जीएस के 4 पेपर हैं, चारों पेपर हैं और 2 आपके वैकल्पिक विषय हैं। तो ओवरऑल टोटल सम जो बनता है आपका वो बनता है 1750 मार्क्स का। ठीक है, मेंस का। पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का, 2025 मार्क्स में आपकी जो है क्या बनती है, मेरिट बनती है। यही आपका जो है रिजल्ट का आधार है पूरा। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। अब बस युद्ध स्तर पे पहले इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने जो चूज़ किया है उसका भी सिलेबस, सब कुछ, सारे सिलेबस विस्तार से आयोग ने यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, कोई डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पे, पर पहला काम है नोटिफिकेशन को पढ़ना। ठीक है ना, नोटिफिकेशन को पढ़ना और फिर इसके बाद आप आराम से इत्मीनान से सेशन को देखना। तो ओवरऑल मैंने 4-5 चीज़ें बताई। पहली चीज़ बताई है कि जो लोग सर्विसेज में हैं, ठीक है, जो भी जो है सर्विसेज में हैं, अब उनको केवल एक मौका मिलेगा, उनको इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जो आईपीएस हैं, यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपको आईपीएस का विकल्प दोबारा नहीं मिलेगा और आईएफएस और आईएएस वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। बाकी फेस अथेंटिकेशन को लेकर के अब प्रवेश दिया जाएगा परीक्षा केंद्रों में। अब ये एक नया जो है आयोग ने ऐड किया है कि हम फेस आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसके बाद डिजिटल वेरिफिकेशन भी आपके किए जाएंगे। दस्तावेजों की पहचान और सत्यापन के लिए डिजिटल उपायों को भी सख्त किया गया है। तो अल्टीमेट नए बदलावों के साथ नया आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, 24 तारीख का इंतज़ार नहीं करेंगे, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर के अपनी तैयारी की डायरेक्शन पे लग जाएंगे। फॉर्म भरने में गलती मत करिएगा, साइबर कैफ़े के भरोसे मत रहिएगा। साइबर कैफ़े में यदि जाते भी हैं तो वहाँ अलर्ट रहिएगा ताकि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो। ठीक है, बाकी आयोग ने अपने यहाँ पे हेल्पलाइन डेस्क भी दी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप आयोग को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं यदि कहीं पर दिक्कत आती है। 2 नंबर आपको दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आयोग ने दिया है। ठीक है, 01124041001। ठीक है, और एक ये आपको मेल आईडी दी है, यदि कोई दिक्कत आती है तो मेल आप कर सकते हैं। ये बाकी टाइम है कि क्या ऑपरेशनल टाइम है, टाइम भी आयोग ने दे दिया है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, अच्छे तरीके से आयोग ने किया है। और एप्लीकेशन में मतलब एक तरीके से पेमेंट प्रोसेस सब कुछ को लेकर के आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा और हर चीज़ यहाँ पे विस्तार में है। यदि कहीं पे कोई बात आपके मन में दुविधा है तो सब कुछ एक एक बात लिखी गई, ऐसे नहीं है 160 पेज का बन गया है। ठीक है, 160 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें आयोग के हर बात लिखी हुई है। सब आपके काम की नहीं है, बट आपको अपना सिलेबस और ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें अदर सारे सिलेबस भी दिए होंगे ना ऑप्शनल वगैरह के, तो इस कारण से बड़ा हो जाता है डॉक्यूमेंट। पर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मेरे साथ जुड़ जाइए, करंट अफेयर्स की क्लास अब आपकी रेगुलर हो चुकी है। आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे साथ विस्तार से पढ़ने के लिए आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे मैं प्रशासक बैच में आपको पढ़ाऊँगा, हर आपके सब्जेक्ट को आसान भाषा में आपके कंप्लीट कराऊँगा। तो और बाकी अभी हमारी सारी नई क्लासेस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और साथ में आपका जो इस समय चर्चा में बहुत सारे सेगमेंट थे, उन सब पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं, क्लासेस करने वाले हैं, PYQ सेशंस लेने वाले हैं। मज़ा आने वाला है। 24 मई को रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करने को लेकर आप मेरे साथ जुड़ जाइए। 2027-2028 के बैच भी आ चुके हैं आप सभी के, फाउंडेशन बैच। तो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जुड़ के आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए एक नया शुभारंभ करते हैं, तैयारी को एक नई गति देते हैं और आशा करते हैं कि अब सिलेक्शन दूर नहीं रहेगा। आप आज़ाद आईएएस एकेडमी के साथ जरूर रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।